प्रचुरता है, ठीक है ना। प्रचुरता यानी एबंडेंसी किस प्रकार के वनों की है। और वन स्थिति रिपोर्ट 2021 आप जान रहे हैं कि 23 आ चुका है, ठीक है ना। ये जो वन स्थिति रिपोर्ट 2023 आया है उसके अनुसार प्रदेश में वनों की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करें, ठीक है ना। उसे जो भी मैंने आप लोगों को इससे पहले रिपोर्ट वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की जगह 23 पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। तो जो भी मूल्यांकन करेंगे, हाँ मूल्यांकन कैसे करते हैं, इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, वैसे हमको क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है ना। क्लियर। इसमें दिया हुआ है क्या कि जैसे यहाँ वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में दिया हुआ है, जैसे यहाँ क्या है, ये है आपका रिपोर्ट, ठीक है ना। जैसे इसमें क्या है कि उत्तर प्रदेश में गंगा उसकी सहायक नदियों के जलोढ़ से जुड़े मैदान का हिस्सा है, मतलब ज्योग्राफी समझाया है थोड़ा सा। और उसके बाद जो है वनों के बारे में बताया है कि कितने प्रकार के वनों की पाए जाते हैं, मतलब वनों की प्रचुरता के बारे में, अबंडेंसी के बारे में पूछा है। तो 3 तरह के वन हैं, आप जान ही रहे हैं, ये भी हमने एक चैप्टर पढ़ा दिया हुआ है। पर्णपाती वन, आर्द्र, दूसरा क्या शुष्क पर्णपाती वन, और तीसरा कटिबंधीय झाड़ियाँ। जो हमारा बुंदेलखंड वाला रीजन है वो ये रीजन है दक्षिण भारत। ये शुष्क पर्णपाती वन जो है वो हमारा क्या है, प्रदेश का मैदानी भाग, जो मध्य मैदानी भाग है, जिसको हम लोग कह सकते हैं पूर्व आपका मध्य और पश्चिम मैदानी भाग। और ये वाला जो है ये आपका क्या, तराई और भाबर क्षेत्र, मतलब 3 क्षेत्र जो है ये जलवायु के आधार पर है। जैसे देखिए यहाँ दिया हुआ है कि ये आपका भाबर और तराई क्षेत्र है, ठीक है ना। तो यहाँ कौन सा वन पाया जा रहा है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती है, डेसिडुअस लेकिन ह्यूमिड। यहाँ भी डेसिडुअस है लेकिन कैसा है, शुष्क है। तो ये कौन सा क्षेत्र, पूर्वी, मध्य और पश्चिमी, ठीक है ना। दक्षिण क्षेत्र जो आएंगे वो हमारा क्या आ जाता है, कटीली झाड़ियाँ आ जाती है, ठीक है ना, जिसमें बबूल है, ठीक है ना, ये सबके पेड़ पाए जा रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर। आगे आइए, उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियों में कौन है, बबूल है, खेर है, खजूर है, ये सब। और यहाँ क्या वर्षा का क्या वो है, 50 सेंटीमीटर वर्षा से कम होती है। यहाँ ये इसमें क्या है, 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा। और इन वाले क्षेत्रों में अगर देखेंगे तो हमारा जो वर्षा का है, हम लोग अभी खरी पड़े हैं कि 180 सेंटीमीटर तक वर्षा हमारी चली जाती है, ठीक है ना। क्लियर। तो आप इसे लिख लेंगे, ये वनों की प्रचुरता के बारे में। अब यहाँ क्या है कि जैसे मूल्यांकन करना है वनों का, ठीक है ना। ये 2021 रिपोर्ट से किया हुआ है, आपको मैंने 2023 रिपोर्ट पढ़ा रखा है, ठीक है ना। इवैल्यूएशन कैसे करते हैं वो जान लीजिए। इसमें क्या कीजिएगा कि IFSR रिपोर्ट, जो ISFR रिपोर्ट जो है उसमें 23 के रिपोर्ट के हिसाब से जैसे दिया हुआ है, अधिक घने वन, मध्यम घने वन और खुले वन, इनके बारे में लिख दीजिएगा कि कितना प्रतिशत और कितना भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक। और उसके बाद जो है यहाँ क्या करना है, जैसे आपको वन के बारे में मैंने बताया कि कहाँ सबसे ज़्यादा वन पाया जा रहा है, सबसे कम वन कहाँ पाए जा रहे हैं, ठीक है ना। ये इवैल्यूएशन ही तो है, ठीक। इसके बाद कहाँ वन में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, ये सारे मैंने आपको 2023 रिपोर्ट में बताया हुआ है। तो उसी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर देखते हुए आप क्या करेंगे, उसको भी आंसर करेंगे। अच्छा, इसमें ये भी बताया है, ये भी डिफाइन कर दीजिएगा कि वनावरण कितना है, वृक्षावरण कितना है, ठीक है ना। सरकार ने लक्ष्य बनाया है 15% का, कितने का लक्ष्य बनाया है, 15% का, और इस समय वर्तमान में चल रहा है 9 समथिंग, ठीक है ना। क्लियर। तो इस बिंदु को भी उसमें क्या करेंगे, इवैल्यूएशन में रख देंगे, ठीक है ना। क्लियर। फिर उसके बाद जो है आगे दिया हुआ है क्या कि सरकार के कार्यक्रमों के बारे में, जैसे सामाजिक वन की 79 सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम, ऑपरेशन ग्रीन और ग्रीन यूपी, क्लीन यूपी 2015 जैसी योजनाओं को चलाया जा रहा है। कुछ योजनाओं का नाम गिनवाते हुए उसके आगे बढ़ेंगे, ठीक। कि इससे क्या हो रहा है, वन क्षेत्र में वृद्धि की जा रही है, हरी मतलब क्या, ग्रीनरी लाई जा रही है, जैसे क्लीन यूपी और ग्रीन यूपी की संकल्पना पूरी हो रही है। अभी देख लीजिए, एक और रिपोर्ट मैंने आप लोगों के सामने रखी थी, क्या कि सरकार एक वर्ष में कितना
25 करोड़ के करीब वृक्षावरण कर रहा है, वृक्ष आरोपण कर रहा है, ठीक है ना। क्लियर? तो मतलब ये जो लक्ष्य है ये किसके लिए है? ये है वनीकरण के लिए, ठीक है ना, वृक्षावरण के लिए। मतलब ओवरऑल वन क्षेत्र इनको क्या करना है? बढ़ाना है और अपने टारगेट 15% को क्या करना है? पाना है, ठीक है ना। ये चीज है। अभी यह है उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र का स्तर राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी निम्न है, ठीक है ना, जिसके कारण सघन जनसंख्या क्षेत्र, कृषि कार्यों के लिए वनों का कटाव एवं वन अन्य आर्थिक गतिविधियां हैं, इसके लिए जागरूकता, ठीक, वृक्षारोपण और सतत विकास की नीतियों को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करते हुए वृद्धि किया जाए ताकि प्रदेश में प्रदेश का परितंत्र जो है संतुलित रखा जाए। मतलब यहाँ 3 कारण सूत्र हैं। पहले तो इन्होंने कारण बता दिया है कि काहे हम लोग राष्ट्रीय जो स्तर है, जो राष्ट्रीय लक्ष्य है, उससे हम लोग पीछे हैं, काफी पीछे हैं। फिर भी हम लोगों ने टारगेट बना दिया है कि 15 है। भाई उसमें क्या है कि 1/3 क्षेत्र पर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। ऐसा दिया हुआ है। 1/3 का मतलब कितना? 33%, ठीक है ना। फिर भी हमने टारगेट कितना बनाया? 15%, और उसकी तुलना में अभी 9% है, ठीक है ना। तो क्यों? कहे कि वनों का कटाव हो रहा है, आर्थिक गतिविधियां हो रही है। अब इसको दूर करने के लिए जन जागरूकता, वृक्षारोपण और सतत विकास की जो संकल्पना है उसको लेते हुए हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे और परिवर्तन और जो परितंत्र है उसको क्या करेंगे? सिस्टम जो है उसको संतुलित, बैलेंस्ड बनाएंगे, ठीक है ना। बस यही आपकी इवैल्यूएशन करना है आपको, ठीक है ना। आंसर लिखने का तरीका होना चाहिए, बस क्या क्या है, किस किस तरीके से, और मैटर डालते रहेंगे। जितने क्वेश्चन करेंगे उतना अच्छा है। आगे देखिए, किन आधारों पर गंगा अपवाह तंत्र उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है? व्याख्या करें, ठीक है ना। गंगा अपवाह तंत्र के बारे में आप लोग जान रहे हैं। गंगा कहाँ? ठीक, उत्तर प्रदेश में जिन जिन जगहों पे मतलब 1450 किलोमीटर, ठीक है ना, 28 जिलों से होकर के क्या हो रही है? बह रही है, ठीक है ना। किन किन क्षेत्रों में बह रही है, कहाँ कौन नदियाँ मिल रही हैं, इसकी सहायक कौन है, ये पूरा अपवाह तंत्र बनाता है। और कैसे ये जीवन रेखा कहला रही है इसको डिफाइन करना दिया हुआ है। अब गंगा अपवाह तंत्र जो तथा उसकी प्रमुख सहायक नदियाँ यमुना, घाघरा, गोमती, रामगंगा, गंडक, कोसी, चंबल, महानंदा आदि से मिलकर बना है। यह भारत की सबसे विस्तृत अपवाह तंत्र है जो लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में क्या है? विस्तृत है। ये ध्यान में रखिएगा कि भारत की सबसे विस्तृत अपवाह तंत्र है जो कितना? 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। उसके बाद है अपनी दोहरी और सांस्कृतिक महत्व दोनों की दृष्टिकोण से गंगा भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले से 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से क्या होती है? निकलती है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। मतलब ये जितने भी प्रयाग हैं, ठीक है ना, 5 प्रयागों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दीजिएगा। फिर बताइएगा कि यमुनोत्री से यमुना मिल रही है, वो भी इसकी क्या है? सबसे सहायक है, ठीक है ना। और उससे क्या क्या मिल रहा है? फिर ये देखिए गंगा और यमुना कहाँ संगम, और जहाँ कुंभ और महाकुंभ का क्या हो रहा है? आयोजन हो रहा है, ठीक। करोड़ों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। अब जब श्रद्धालु उपस्थित होंगे तो जाहिर सी बात है कि आय भी क्या होगी? बढ़ेगी, पर्यटक बढ़ेंगे एक हिसाब से, ठीक है ना। श्रद्धालु बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं क्या होगी? उस शहर की आमदनी होगी, ठीक है ना। वो भी एक जीवन रेखा में ही काम आ रहा है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि संगम नहीं होता तो कुंभ क्या हो रहा था? नहीं, ठीक। तो मतलब ये भी एक कारण है। आगे आइए, गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर सहारनपुर, बिजनौर, कानपुर गंगा के किनारे अवस्थित हैं। सबसे बड़ा शहर जो है कानपुर ही है, ठीक है ना, जो गंगा के किनारे है, ठीक। फर्रुखाबाद, कन्नौज, फतेहपुर, वाराणसी ये सब जिले हैं जो उसके किनारे हैं। दिया हुआ है इस प्रकार गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के तटों पर अवस्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगरों की जनसंख्या के लिए गंगा नदी क्या वरदान के रूप में है और भारतीयता की आस्था का जीवंत प्रतीक है। अब यहाँ दिया हुआ है कि मैदान सर्वाधिक घना बसा है और जिसे भारत का हृदय स्थल यानी हार्टलैंड और खाद्यान्नगार, ठीक है ना, या ग्रेनरी कहा जाता है।
कारण है प्रदेश के 17.2 भूभाग पर नहरों से सिंचाई होती है, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूर्वी यमुना नहर, आगरा नहर, ऊपरी और निचली गंगा नहर, सारदा, बेलन, बेतवा आदि नहर से सिंचाई होती है। और ये सब जो है ये गंगा की ही सहायक नदियां हैं जिनके थ्रू हो रही है। ठीक है ना, क्लियर? तो जीवन रेखा की बात करी है, लाइफ लाइन की बात करी है, इरिगेशन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इरिगेशन नहीं होगा तो फसलों को पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्धता नहीं हो पाएगी। जल उपलब्धता नहीं हो पाएगी तो क्या खाद्यान्न उत्पादन होंगे? और खाद्यान्न उत्पादन नहीं होंगे तो क्या हमारी इकॉनमी बढ़ेगी? हमारी इकॉनमी नहीं बढ़ेगी तो क्या हम जीवन रूप से सशक्त रहेंगे? नहीं। तो ये जीवन रेखा की तरह ही है, ये भी एक अंश हम लोग जोड़ सकते हैं। आगे आइए, गंगा बेसिन के किनारे अवस्थित प्रमुख शहरों जैसे आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी में स्थित उद्योगों के लिए, अच्छा, जितने भी उद्योग लगे हुए हैं, ठीक है ना, वो भी क्या है, वहाँ जल की उपलब्धता जो है काफ़ी है। आप देख लीजिए कि कितने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं वो भी आय का एक स्रोत है, प्लस हमारे जीवन के लिए भी आज बिजली क्या हो चुकी है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत हो चुका है। तो जो जल विद्युत आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है भाई? इन्हीं आधारों से आ रहा है, नदियों के जल से, अन्य स्रोतों से ही हमें जल की उपलब्धता हो रही है। तो ये भी एक जीवन रेखा की उसमें आ गई। 28 जिलों से होकर के गुजरती है पेयजल के लिए गंगा जल प्रोजेक्ट नोएडा, गोकुल बैराज मथुरा यमुना पे, ठीक है ना, और लंकुश बैराज कानपुर उल्लेखनीय है। मतलब ये 3 बैराज हैं, ये प्रीलिम्स के लिए भी आपके इम्पोर्टेंट है। ये पेयजल परियोजनाएं क्या है? पेयजल परियोजनाएं हैं। आपसे पूछा जाए पहला क्या, गंगा जल प्रोजेक्ट कहाँ है? नोएडा में, ठीक है ना। आपको गोकुल बैराज के बारे में पूछा जाए तो यमुना नदी पर मथुरा में है। और अगर आपसे पूछा जाए लंकुश बैराज तो ये कहाँ है आपका? कानपुर में है। और ये तीनों ही हमारी पेयजल परियोजनाएं हैं। जैसे परियोजना के बारे में पूछा जाता है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो उसमें निम्नलिखित में से कौन सी पेयजल परियोजना है, निम्नलिखित में से कौन जल विद्युत परियोजना है, इस तरह के प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। तो आपको कैटेगराइज करना आना चाहिए कि कैसे कैसे क्या है, ठीक है ना। उसके बाद राष्ट्रीय जल मार्ग यानी नेशनल वाटरवे जो प्रयागराज से हल्दिया तक विस्तृत है, जो हाल के दिनों में सरकार द्वारा आंतरिक जल मार्ग के रूप में विकसित करने के लिए व्यापक कदम उठाए गए हैं, जिससे प्रदेश के उद्योगों और परिवहन को क्या मिल रहा है? गति मिल रहा है। जाहिर सी बात है, ये परिवहन का नया अल्टरनेटिव आ गया, क्या? नेशनल वाटरवे 1, ठीक है ना। ये वाटरवे 1 अब जैसे पहले क्या था कि हम लोग रोडवेज से, ट्रेनों के माध्यम से माल जो भी है हमारे आयात निर्यात कर रहे हैं, गुड्स को हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अब हमारे पास एक और अल्टरनेटिव है, वाटरवे, ठीक है ना। हम वाटरवेज के थ्रू ले जा सकते हैं, ठीक है ना। परिवहन भी हो सकते हैं, मतलब इधर से उधर जाना, आना जाना, निर्यात आयात। तो उद्योग धंधों को, ठीक है ना, क्या मिल रहा है? गति मिल रही है, ठीक है ना। तो ये भी हमारे लाइफ लाइन को सुदृढ़ करने में आगे आइए। उत्तर प्रदेश की एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। जाहिर सी बात है, कृषि हमारे अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, जहाँ कुल आबादी 59% से अधिक भाग कहाँ है? कृषि श्रमिक है। मतलब कृषि में लगे हुए कर्मकारों की संख्या 59% मानी गई है, ठीक है ना। मानी गई है क्या मतलब? डेटा है। कृषि संबंधी कार्यों में जलापूर्ति गंगा और उनकी सहायक नदियों के माध्यम से ही होता है, ठीक है ना, क्लियर। जैसे गंगा और उनकी सहायक नदियों के कारण ही आप देखिए कि ये जो पूर्वोत्तर का क्षेत्र, इधर क्षेत्र हमारा है, इधर धान की खेती, गेहूं की खेती की अनुकूल दशाएं बन रही हैं। वो सब किसके कारण बन रही हैं? इरिगेशन अच्छा होने के कारण। कुछ इरिगेशन और कुछ मौसम आधारित चीज़ें जो भी हो रही हैं, वो नदियों में भरपूर पानी की उपलब्धता है, ठीक है ना, जिससे हमें पानी की कमी नहीं होने पा रही है, ठीक है ना। और समय समय पे हम जल का उपयोग कर रहे हैं और हमारी फसलें अच्छी हो रही हैं। इस प्रकार गंगा नदी बेसिन उत्तर प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आयामों को समाहित करते हुए उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा में, मतलब हर क्षेत्र में, सामाजिक में आइए, एक सामाजिक आस्था का भी वो है क्या? गंगा, ठीक है ना। कुंभ, महाकुंभ, मतलब जो भी आज ये है कि गंगा को सबसे पवित्र नदी माना गया है। पहले समय में हम लोग कहते थे सरस्वती नदी तमा, मादे तमा, और क्या क्या कहा जाता था,
ठीक है ना। लेकिन आज के परिवेश में देखा जाए तो आज के परिवेश में पवित्र नदी किसे माना गया है? गंगा को माना गया है, ठीक है ना, क्लियर। सहायक नदियां हैं, अन्य भी चीज। कुंभ हो रहा है, कुंभ भी एक आस्था का प्रतीक है। आस्था का प्रतीक है तो जाहिर सी बात है उस आस्था को जीवंत बनाने के लिए वहाँ लोग इकट्ठे हो रहे हैं, श्रद्धालु इकट्ठे हो रहे हैं, पर्यटक इकट्ठे हो रहे हैं। जब इकट्ठे हो रहे हैं, किसी शहर में डेंसिटी बढ़ रही है लोगों की, तो जाहिर सी बात है कि इकॉनमी भी क्या हो रही है? डेवलप हो रही है, ठीक है ना। तो मतलब ये हमारा सामाजिक स्थिति हो गई। धार्मिक स्थिति में भी इसको हम मेंशन कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति जान ही रहे हैं कि कृषि का जितना कार्य हो रहा है मैक्सिमम, अगर सिंचाई ना हो, वाटर अवेलेबिलिटी ना हो, ठीक है ना, नदी ना हो, ये सब ना हो, तो क्या सिंचाई पर्याप्त रूप से हो पाएगी? ठीक, तो इसके लिए भी हमारा क्या है? अर्थव्यवस्था। दूसरी चीज ये भी है कि नदियों के किनारे तमाम उद्योग बसे पड़े हैं, ठीक है ना। कारण ये है कि हम जैसे जल विद्युत है हमारा, ठीक है ना, जल विद्युत है, अन्य भी चीजें हैं, तो वो क्या कर रहा है? इकोनॉमी डेवलप हो रही है उससे। दूसरी चीज क्या कि आर्थिक क्षेत्र में हम परिवहन भी जोड़ सकते हैं। परिवहन मतलब नेशनल वाटरवे वन हो गया। नेशनल वाटरवे वन से हमारा क्या हो रहा है भाई? आवागमन, आयात निर्यात, आना जाना, ठीक है ना, ये सब इससे भी क्या हो रही है? इकोनॉमी डेवलप हो रही है। सांस्कृतिक आयाम, ठीक, तो मतलब सारे आयाम, विविध आयाम लेते हुए, समाहित करते हुए ये उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में गंगा को मान लिया गया, ठीक है ना। तो आप प्रूफ कर सकते हो। आगे केन बेतवा नदी लिंक परियोजना, ठीक है ना, का आलोचनात्मक परीक्षण की, ठीक है ना, क्लियर। यहाँ परीक्षण तो करना है, लेकिन हम हमारा कैसा करना है? आलोचनात्मक करना है। कैसे करते हैं ये जानिए। सबसे पहले केन बेतवा लिंक के बारे में जानिए कि केन बेतवा दोनों अलग अलग नदियां हैं और उन दोनों नदियों को हम लोग क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। केन का है बाधा में, बेतवा आपका मालवा के पठार से, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए। लिंक परियोजना को अमृत क्रांति के नाम से नदियों को जोड़ने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है, ठीक है ना। क्यों क्रांतिकारी पहल है वो भी जान लीजिए, बाद में आलोचना करेंगे। जल शक्ति मंत्रालय में यह केंद्र व राज्य सरकार की प्रमुख योजना है, मतलब दोनों कंबाइंड योजना है, और बुंदेलखंड क्षेत्र की जल सुरक्षा एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है कि जहां मौसम में अभी आपने पढ़ा क्या कि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्रदान हो रही है। सूखा प्रवरण क्षेत्र, ठीक है ना, क्लियर। उस जगह पे कृषि मुश्किल है, क्यों? क्योंकि जल की उपलब्धता क्या है? कम है। वाटर मैनेजमेंट हम लोग कर रहे हैं, जल संचयन कर रहे हैं, और इसी के तहत हम लोग एक चीज और कर रहे हैं क्या कि नदी जोड़ो परियोजना। इसमें केन बेतवा को हमने क्या कर दिया? लिंक कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है ना। और इसको हमने क्या नाम दिया? अमृत क्रांति नाम दिया, ठीक है ना, अमृत क्रांति। अब यहाँ क्या है कि ये दोनों पहल है, दोनों की, केंद्र और राज्य दोनों की पहल है। ये बुंदेलखंड क्षेत्र में सामाजिक जल सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। जैसे यमुना नदी से आगे जाकर के बेतवा बनती है, और केन भी जो है ये आगे किससे मिल रही है? यमुना से मिल रही है, ये देख लीजिए मिलने का, ठीक। और फाइनली यहाँ इन दोनों के बीच में ये जो बुंदेलखंड क्षेत्र है ये, ठीक है ना, ये क्षेत्र बुंदेलखंड आता है, तो इसके लिए हमने बीच में क्या कर दिया है? इसको जोड़ दिया, ठीक है ना, क्लियर, ये कर दिया है, ठीक। ठीक है ना, क्लियर। जोड़ने से सर क्या लाभ होगा? मतलब एक नदी का पानी दूसरे नदी में लेके जाए? नहीं, जैसे ये जो पूरा क्षेत्र था जो सूखा प्रवरण है, ये बीच में भी क्या आपको जल की उपलब्धता हो जा रही है। ये क्षेत्र इतना आपको थोड़ी ना दिख रहा है, ये बड़े विस्तृत क्षेत्र समझ रहे हैं। जैसे जाके यमुना में मिल रही है, इधर वाला क्षेत्र जो आप देखोगे इधर का क्षेत्र, इधर का तो जल से परिपूर्ण है ही। क्षेत्र इतना है ना, इतने में आपका ललितपुर आ गया, ये झांसी आ गया, इधर वो आ गया, ठीक है ना। तो मतलब ऐसे ऐसे आप देखोगे तो बुंदेलखंड तो पूरा सूखा में आ रहा है ना। तो ओवरऑल हम लोग केन बेतवा को क्या कर दे रहे हैं? ऐड कर दे रहे हैं, जिसके जरिए ये क्षेत्र भी क्या हो रहा है?
ठीक, जल की आपूर्ति उन जगहों पे मिल रही है। ठीक है ना, क्लियर। आगे आते हैं, आगे जानिए। दिया हुआ है केन बेतवा लिंक परियोजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मध्य प्रदेश की केन नदी के अधिशेष जल को बेतवा नदी में हस्तांतरित करना। ठीक है ना, क्लियर। अब क्या है, यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के झांसी, बांका, ललितपुर, महोबा जिले। अब आप खुद देखो, ये जो क्षेत्र है, ठीक है ना, ललितपुर दिख रहा है, झांसी दिख रहा है, महोबा, ठीक, ये सब क्षेत्र में जल की उपलब्धता कहीं से भी नहीं दिख रही है। ठीक है ना, इनको अगर लिंक हम कर देंगे तो पर्याप्त मात्रा में जल क्या हो जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा। इनके अलावा ये यही नहीं, एमपी में भी, एमपी के भी कुछ जिले हैं जिनको क्या कर रहा है, फायदा पहुंचा रहा है। ठीक है ना, क्लियर। जैसे मध्य प्रदेश का टीकमगढ़ है, पन्ना है और छतरपुर है। ठीक है ना, ये भी इस परियोजना के अंतर्गत आ रहा है केन बेतवा, और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, इस परियोजना में 77 मीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा दोधन बांध है। ये जो आपको दिख रहा है बीच में एक दोधन बांध, जहां जुड़ रहा है केन नदी से कौन, बेतवा। ठीक है ना, क्लियर। तो वो वहां एक बांध बनाया गया है जिसका नाम क्या है, दोधन बांध। ठीक, एवं 230 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण कार्य शामिल है। अब जैसे देखिए यहाँ परियोजना के लाभ क्या है। लाभ ये है कि नए पर्यावरणीय आवास बनेंगे। ठीक, दूसरा क्या है, जल विद्युत उत्पादन, पेयजल आपूर्ति, जल परिवहन की सुविधा का विकास, बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था और जल संरक्षण तेजी मिलेगी। ठीक, अतः केन बेतवा लिंक परियोजना में नए आयामों का विकास होगा। ठीक है ना, जिससे सिंचाई की व्यवस्था, नए पर्यावरणीय आवास, आर्थिक समृद्धि के नए पहलुओं पर क्या होगा, विचार होगा। ये तो हम लोगों ने विचार किया कि भाई क्या क्या लाभ हमको प्राप्त होंगे। ठीक है ना, लेकिन हमको क्वेश्चन के अनुरूप चलना है क्या, कि आलोचनात्मक करना है। अब आलोचना क्या है, इन्हें देख लेते हैं। आलोचना है कि परियोजना के संबंधित चिंताएं, हमारी ये 4 चिंताएं दिख रही हैं। पहला है हमारा पर्यावरणीय चिंताएं। ठीक है ना, अगर पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में हम लोग देखें तो यहाँ दिया है कुछ पर्यावरणीय और वन्य जीव संरक्षण संबंधी चिंताएं, जैसे पन्ना बाघ अभ्यारण्य के महत्वपूर्ण बाघ आवास क्षेत्र का हिस्सा इस परियोजना में आता है। आप जान रहे हैं कि पन्ना मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण बाघ परियोजना है। ठीक है ना, क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र में क्या आ जाएगा, हम जोड़ रहे हैं। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं वो क्षेत्र भी कवर्ड हो जाएगा। ठीक, तो उनके भी आवास पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। फिर दिया हुआ है कि जिसके कारण राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तथा अन्य उच्चाधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने में हो रही देरी से परियोजना का कार्य भी क्या हो रहा है, विलंब हो रहा है। पर्यावरणीय रूप से भी प्रभावित होगा। भाई वो जान रहे हैं एनजीटी इतने आसानी से तो दे नहीं देगी कोई भी चीज। ठीक, क्योंकि उसको पर्यावरण का भी वो देखना है। ठीक, आगे आइए, आर्थिक रूप से आइए। आर्थिक रूप से दिया है कि परियोजना के कार्यान्वयन, रख रखाव के साथ एक बड़ी आर्थिक लागत जुड़ी। ठीक है ना, क्लियर। दिया हुआ है जो परियोजना के कार्यान्वयन में देरी का कारण बन सकती है। ठीक है ना, क्लियर। भाई राज्य है, केंद्र है, जाहिर सी बात है दोनों की सम्मिलित परियोजना है। ठीक, लेकिन जब कोई मतलब नदी जोड़ो परियोजना का एक हिस्सा लिए, ठीक है ना, बड़ा इसमें मतलब अर्थव्यवस्था का क्या लगता है, बड़ा हिस्सा लगेगा। ठीक है ना, तो वो लागत जो लगनी है वो भी एक चिंता का क्या है, कारण है। अगला ये सामाजिक कारण देख लीजिए। इसमें दिया है कि इस परियोजना का कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप हुए विस्थापन के कारण पुनर्निर्माण और पुनर्वास में सामाजिक लागत भी शामिल होगी, जिससे पन्ना जिले की जल सुरक्षा भी क्या होगी, प्रभावित होगी। ठीक है ना, क्लियर। मतलब क्या, जो लोग विस्थापित हो रहे हैं, विस्थापन हो रहा है, तो वो पुनर्निर्माण और पुनर्वास। ठीक, ये वाली समस्या, ये तो सामाजिक समस्या हो गई। और वैधानिक समस्या में देखिए कि इस परियोजना की दी गई स्वीकृति में वैधानिक समस्याएं भी हैं कि केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अस्थायी समिति द्वारा अनुमोदन वन्य जीवों के सुधार और बेहतर प्रबंधन हेतु आवश्यक साबित नहीं हुआ।
ठीक है ना, मतलब हर ओर से रुकावट है इसमें, ठीक है ना, मतलब पर्यावरणीय दृष्टि देखेंगे और वैधानिक दृष्टि देखेंगे, सामाजिक दृष्टि में देखेंगे तो हमारा क्या जो पुनर्वास और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है, इस सब में क्या हो रहा है, मतलब ये सब आलोचनात्मक बिंदु, ठीक है ना, आलोचनात्मक बिंदु। अब आप समझ गया कि जहाँ मूल्यांकन हमें करना है आलोचनात्मक, वहाँ हम लोगों को उसके लिमिटेशंस गिनवाने हैं, बाधाएं गिनवानी है, चुनौतियाँ गिनवानी है, ठीक है ना, क्लियर, ये चीज़ है। आगे नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है उसी में कि व्यापक रूप से विभेद दिया हुआ है, खेत विफलिंग वहाँ के पर्यावरणीय ह्रास, जीव जंतुओं के नुकसान, प्रवास की समस्या देखी जाएगी, इसीलिए सरकार द्वारा उचित समाधान की क्या है आवश्यकता है, ठीक, मतलब 3 चीजें यहाँ देख लीजिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई संसाधनों के समुचित विकास न हो पाने की व्याख्या, ठीक है ना, आप इस बात से संतुष्ट हैं कि सिंचाई संसाधनों के समुचित विकास उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाए, कुछ रीजन, ठीक, कुछ रीजन्स में है भाई, वहाँ जल की उपलब्धता कम है, इस वजह से, नहीं तो हमारे यहाँ 70% से ऊपर जो नलकूप भर गए वो हो गए, ठीक है ना, क्लियर है। देख लेते हैं इस बिंदुओं को भी दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश में कृषि अधिकांशतः मानसून पर निर्भर है, ठीक है ना, कृषि कैसी है, मानसून पर निर्भर है कि हालांकि स्वतंत्रता के पश्चात प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं का विकास तीव्र गति से हुआ है, फिर भी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड संभाग में सिंचाई अवसंरचना का समुचित विकास नहीं हो पाया। एक बुंदेलखंड है, क्यों, क्योंकि भाई वर्षा 50 सेंटीमीटर तक ही हो रही है, दूसरी चीज क्या है, सूखा प्रवरण क्षेत्र है, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, उत्तर प्रदेश में कुल सृजित सिंचाई क्षमता 366.2 लाख हेक्टेयर, ठीक। अब देखिए यहाँ कहाँ है, मतलब ओवरऑल आपको दिखा दिया है कि नलकूप, ये कल भी हम लोग देख लिए थे कि नलकूप जो है 70 से ऊपर भूभाग है 70.8%, ठीक, तालाब और झील पोखर कुआं ये 11%, 11.5% आपका आता है, नहरें 17.2% आ रही हैं, और वहीं अन्य जो है 0.5% भूभाग आता है, ठीक है ना, क्लियर। सिंचाई के साधनों के विकास में उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से विभेद देखने को मिलता है, सिंचाई के साधनों में, ठीक है ना, कहीं नलकूप है, कहीं नहर है, कहीं कूप तालाब है, ठीक है ना, और कहीं अन्य सिंचाई के साधन है, ठीक है ना। जहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में सदाबहानी नदियों की अधिकता के कारण नहरों, जैसे पूर्वी यमुना नहर हो गई, ठीक है ना, शारदा नहर हो गई, ठीक, आगरा नहर हो गई, ऊपरी गंगा, निचली गंगा, ये सब नहर हो गई, वहीं हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में इन चीज़ों का क्या देख रहे हैं, अभाव देख रहे हैं। इसका कारण क्या है, पहले तो स्थलाकृतियाँ हैं, स्थलाकृतियाँ भी आप देख लीजिए, पठारी रीजन ज़्यादा है, पर्वतीय क्षेत्र ज़्यादा है, उच्चावच है, ठीक है ना, जलवायु दशाएँ हैं, और चट्टान, ठीक है ना, कि हम अगर पानी निकालना भी चाहेंगे तो चट्टान से कहाँ से निकालें, ठीक है ना, वर्षा भी कम है, हर चीज़ मतलब दशाएँ ही क्या है, प्रतिकूल दशाएँ, अनुकूल कहीं से भी नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ क्या क्या दशाएं हैं जिनके बारे में हम लोग विधिवत देख लेते हैं। दिया हुआ है उत्तर प्रदेश में सिंचाई के कारण क्षेत्रीय विभिन्नता, मतलब उत्तर प्रदेश में सिंचाई के विकास में क्षेत्रीय विभिन्नता के निम्नलिखित कारण हैं, ऐसे ये कारण देख लेते हैं। दिया हुआ है क्या, भौगोलिक और स्थलाकृति कारक, आप देख रहे हैं कि उधर क्या है, तराई और भावर क्षेत्र है, जहाँ वर्षा ज़्यादा है, क्यों, घने वन है, वर्षा ज़्यादा है, पानी की उपलब्धता है, उधर सिंचाई के बहुत ज़्यादा मतलब पर्याप्त साधन है, उस हिसाब से आप फिर अन्य जगहों पे देखें जहाँ पश्चिमी भाग है, वहाँ सदा नीरा नदियाँ हैं, तो नहरों वहरों का विकास कायदे से। लेकिन अगर हम बुंदेलखंड क्षेत्र देख ले रहे हैं तो क्या है भाई, पठारी क्षेत्र है, उच्चावच है, ठीक है ना, चट्टाने हैं, ठीक, तो उन जगहों पे क्या वर्षा भी कम, वन क्षेत्र भी कम है, ठीक है ना, अनुकूल दशाएं कहीं से भी नहीं होने की वजह से हमारा क्या है, अनियमित वर्षा, ठीक, मतलब वर्षा में अनियमितता है। अब इसी यहाँ दिखा दिया है कि गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा और मथुरा में न्यूनतम वर्षा है, ठीक। इसके अतिरिक्त भौग जल स्तर, स्थलाकृति, चट्टान की संरचना भी विशेष योगदान मिलता है। अब राजनीतिक कारण देखिए,
राजनीतिक कारण भी लिखिएगा कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई संसाधनों के विकास में विभिन्नता का एक महत्वपूर्ण पहलू राजनीतिक इच्छा शक्ति है। ठीक है ना, क्लियर। यहाँ राजनीतिक फैक्टर भी डाल दिया है, राजनीतिक इच्छा शक्ति। अब इसमें क्या है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति का सफल प्रयोग करना, नहरों के गहन जाल का विकास। ठीक भाई, पश्चिम उत्तर प्रदेश आप देखें कि हमारा जब हरित क्रांति का समय था तो उस समय पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, काफ़ी संलग्न थे। ठीक, लेकिन बाकी उत्तर प्रदेश के हिस्सों को नज़रअंदाज कर दिया, ठीक है ना। ये निश्चित रूप से राजनीतिक इच्छा शक्ति का ही एक क्या है, फैक्टर है। ठीक, वहीं दूसरी तरफ बुंदेलखंड में सिंचाई सुविधाओं के पूर्ण विकास न हो पाने से इनके पीछे राजनीतिक पहलू भी जिम्मेदार है। ठीक है ना, क्लियर। कि जो चीज छूटा रह गया, किसी ने भी इच्छा नहीं जताई कि भाई वहाँ सुधार किया जाए, जल संसाधन के उचित व्यवस्था की जाए, जल संचयन की उचित व्यवस्था की जाए, जल उपलब्धता की उचित व्यवस्था की जाए, ऐसा कुछ भी किया नहीं गया। ठीक है ना, क्लियर। आगे आते हैं। अब है सामाजिक आर्थिक कारक। सामाजिक आर्थिक कारक में आइएगा तो इसमें देखेंगे कि सिंचाई संसाधनों के विकास में विभेदन के पीछे सामाजिक आर्थिक कारक भी क्या है, विशेष है। क्या है, दोनों फैक्टर देख लीजिए। सामाजिक आर्थिक, उत्तर प्रदेश का बड़ा मतलब क्षेत्रीय दृष्टि से बड़ा होने के कारण, ठीक है ना, यहाँ सिंचाई सुविधाओं का समुचित विकास कर पाना एक दूसरा कार्य है। ठीक है ना, क्षेत्र बड़ा होने की वजह से हर जगह पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करा पाना भी क्या है, एक दुष्कर कार्य है। आगे दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में स्थानिक विभेद देखने को मिलता है, जहां पश्चिम उत्तर में बड़े जमींदारों के पास बड़े आकार के जोत की अधिकता है, वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में जोतों का औसत आकार छोटा देखने को मिलता है। ठीक है ना, जोतों का आकार हमने बताया था आपको कि मतलब इधर जो है पूर्वी में कम है और पश्चिम में क्या है, कृषक, ठीक है ना, हर ओर से संपन्न है, चाहे वो जमीन की ओर से देख लीजिए, चाहे अर्थव्यवस्था की ओर से देख लीजिए, लेकिन पश्चिम क्षेत्र में कृषक क्या है, संपन्न है। ठीक है ना, आगे आइए। जोतों के बड़े आकार से सिंचाई की सुविधाओं में समुचित विकास से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की आर्थिक दिशा में मदद हुई है। ठीक है ना, आर्थिक दिशा में मदद हुई है। अब आगे आ जाते हैं, देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ठीक, मतलब यहाँ ओवरऑल उसी के बारे में दिया हुआ है। ठीक, अब इसी से मिलता जुलता आप देखिए दूसरा प्रश्न देखिए, नदी प्रणालियों, ठीक है ना, नदी प्रणालियों से संपन्न होने के बावजूद उत्तर प्रदेश के कुछ भाग आज भी मौसम सिंचाई पर निर्भर हैं। ठीक है ना, क्लियर, जाहिर सी बात है। ठीक, उनके बारे में आप क्या कर लेंगे, व्याख्या कर लेंगे। जैसे नदी प्रणालियों से संपन्न होने के बावजूद भी आज भी मौसमी सिंचाई पर ही कुछ चीज़ें क्या निर्भर है। ठीक, क्यों निर्भर है, क्योंकि भाई जल संचयन की समुचित व्यवस्था नहीं है, नहर तंत्र का विकास नहीं है। ठीक, चट्टाने होने की वजह से, स्थलाकृतियाँ ऐसी होने की वजह से, उच्चावच ऐसे होने की वजह से वहाँ हम नलकूपों का भी विकास नहीं कर सकते हैं, तालाब कुएं भी नहीं खोद सकते हैं। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जल संचयन एक बड़ी समस्या है, और जब जल संचयन नहीं है तो हमें पूरी तरीके से किस आधारित हो जाना पड़ रहा है, वर्षा आधारित, मौसम आधारित। ठीक है ना, क्लियर। तो यही मेन समस्या है, और ये खासकर कौन किस जगह की समस्या है, या चिर परिचित है, कहाँ, बुंदेलखंड। ठीक है ना, बुंदेलखंड, बघेलखंड, विंध्याचल वाले क्षेत्र जितने भी हैं, ये सब वो सूखा प्रवण क्षेत्र है। वर्षा भी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है ना, क्लियर। देख लीजिए, प्रदेश के बुंदेलखंड, विंध्याचल ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की भूमि चट्टानी प्रवृत्ति की है, वही मैंने रीजन आपको बताया। ठीक है ना, साधन हम अगर बनाएं भी तो कैसे बनाएं, नहरें ले नहीं जा सकते हैं, चट्टाने तोड़ तोड़ करके बनाएंगे तो उसमें अर्थव्यवस्था हमारी जाएगी। ठीक, उसमें राजनीति, अभी पीछे हमने पढ़ा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए ऐसा करने के लिए। ठीक है ना, अभी आपने देखा कि वहाँ हम लोगों ने एक व्यवस्था करना चाहा, क्या केन बेतवा लिंक को जोड़ना चाहा, तो वहाँ क्या दुनिया भर की समस्याएं आने लगी। ठीक है ना, वो वन जीव बोर्ड अलग परेशान कर रहा है, एनजीटी अलग परेशान कर रहा है।
ठीक है ना। तो समस्याएं हर ओर से भी, अगर आप किसी राजनीतिक इच्छा शक्ति हो भी जाती है तो कहीं ना कहीं से कार्य में बाधाएं अवश्य आती हैं, ठीक है ना। इस तरीके से तो दुष्कर होता रहता है कोई भी चीज। यहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था उपलब्ध न होने और वर्षा की कमी के कारण यह क्षेत्र आज भी सिंचाई पर, मौसमी सिंचाई पर निर्भर है। भाई जल संचयन हो ही नहीं रहा है, उसके साधन भी नहीं है। ठीक इन क्षेत्रों में वर्षा जल का संचयन तालाबों, पोखरों, कुआं तथा टैंकों आदि के माध्यम से किया जाता है। सूखा के समय, ठीक है ना, जल का उपयोग सिंचाई और पीने के लिए किया जाता है। इन क्षेत्रों में वर्षा की कमी के कारण मोटे अनाज, या ये तो बता दिया है कि क्या उसके कारण है, ठीक है ना, क्लियर। आगे दिया हुआ है कि इस प्रकार उत्तर प्रदेश के बड़े भूभाग पर जहाँ नदियों द्वारा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वहीं प्रदेश के कुछ ऐसे क्षेत्रों में, बुंदेलखंड, विंध्याचल, ठीक बात वही हुई जो हमने अभी बताया। इन क्षेत्रों में सरकारी प्रयासों तथा नदी जोड़ों परियोजनाएं जैसे केन बेत वाले परियोजनाओं और बांधों का निर्माण आदि के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा कर इन क्षेत्रों में अच्छे प्रकार से कृषि कार्य किया जा सकता है। मतलब ओवरऑल वही है कि कौन से क्षेत्र हैं, बुंदेलखंड, विंध्याचल वाले क्षेत्र, आप उन रीजन्स को गिनवा देंगे, ठीक है ना, कि यही एक क्षेत्र है जो मौसम आधारित, मतलब वर्षा पे आधारित है। बाकी जगह हमारी व्यवस्था है, ठीक। चलिए आगे आ जाते हैं। अब नया क्वेश्चन दिया हुआ है। हाल ही के दिनों में उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अनियोजित विकास कार्य तीव्र गति से किए जा रहे हैं, ठीक है ना। किस क्षेत्र में? तराई क्षेत्र, ठीक है ना। प्रदेश के वन्य जीव प्रणाली पर इससे पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन करें। अब आप खुद बताओ, ठीक है ना, आप खुद बताओ। इस क्वेश्चन को कई बार आप लोगों ने अन्य रूपों में पढ़ रखा है। आपके हिसाब से ये क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, बताइए, आप ही बताइए। तराई वाले क्षेत्रों में बड़े पैमाने पे अनियोजित विकास कार्य हो रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो मतलब दिया हुआ है कि वन्य जीव प्रणाली पर इससे पड़ने वाले प्रभाव क्या होंगे, बताइए। जैसे सर लखीमपुर वगैरह का जो क्या होगी? पेड़ की कटाई से क्या होगा बेटा? हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ये क्या हमने कल पढ़ा था कि वहाँ क्या है कि कृषि क्षेत्र डेवलप किए जा रहे हैं, वनों की कटाई की जा रही है, दलदली क्षेत्र है उसको क्या किया जा रहा है, थोड़ा सा कृषि अनुकूल बनाया जा रहा है, ठीक है ना। अब वहाँ क्या है कि जब तराई क्षेत्र है, वर्षा की पर्याप्त उपलब्धता है, वन क्षेत्र डेवलप है, तो जैव विविधता भी क्या होगी, पाई जाएगी। जहाँ जैव विविधता है, अगर आप अनियमितता कर रहे हैं, ठीक है ना, विकास कार्यों में अनियोजित होगी, ठीक है ना, अनियोजित कार्य कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे किसमें प्रभाव पड़ रहा है, वन्य जीव प्रणाली, जैव विविधता पर, ठीक है ना। आइए देख लेते हैं। शिवालिक के गिरिपथ क्षेत्र में पश्चिम से सतलज नदी के पूर्व तिस्ता नदी तक भाबर का मैदान स्थित है। आप देख रहे हैं सहारनपुर से लेकर के आपका पूरा इधर तक आया है भाबर और तराई क्षेत्र, ठीक। और उसके दक्षिण में तराई आ जा रहा है। फिर दिया हुआ है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में अनियोजित विकास कार्य कई सारी समस्याएं, ठीक। कौन कौन सा? बेरोजगारी, गरीबी, खाद्य सुरक्षा की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, बुनियादी सुविधाओं की कमी, अशिक्षा और लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक विसंगतियां। इन सब से समस्याओं को दूर करने के लिए तराई क्षेत्रों में पौधों को काटकर मानव बस्तियां तथा उद्योग तीव्र गति से क्या किए जा रहे हैं, विकसित किए जा रहे हैं। भाई जो समस्याएं थी लोगों को बसाने के लिए, कृषि सुधार के लिए, ये सब क्या हो रहा है, कटाई हो रही है पेड़ पौधे, ठीक है ना, क्लियर। इससे पर्यावरण तथा तराई क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कई समस्याओं का क्या करना पड़ रहा है, सामना करना पड़ रहा है। अब अनियोजित विकास कार्य से वन्य जीवों पर पड़ने वाले क्या क्या प्रभाव हैं उन्हें देखिए। दिया है कि संसाधनों को नष्ट किया जा रहा है और वन्य जीवों के आवास में क्या हो रही है, कमी, ठीक है ना, क्लियर। जो वन्य जीवों के लिए असुरक्षित वन बन सकता है, मतलब असुरक्षित बन सकता है,
ठीक है ना, असुरक्षा हो गई। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक आवासों में क्या आ रही है? कमी आ रही है। ठीक, दूसरा है वन्य जीवों के भोजन की कमी हो सकती है विकास कार्यों से। ठीक, और क्या? इनके स्वास्थ्य और जीवन काल पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जीवन काल पर भी जाहिर सी बात है कि असुरक्षा रहेगी, भोजन पर्याप्त नहीं उपलब्धता रहेगी, तो क्या जीवन काल दीर्घ होगा? मतलब वो तो अल्प हो जाएगा। ठीक है ना, आगे आइए। दिया हुआ है विकास कार्यों से प्राकृतिक पर्यावरण वातावरण में बदलाव हो सकता है, जैसे बाढ़, सूखा, जो वन्य जीवों को बड़े पैमाने पर क्या कर सकता है? प्रभावित कर सकता है। आप जान रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन, ठीक है ना, ये बड़ी त्रासदियों के लिए पर्याय बन चुका है। ठीक है ना, ये बड़ी त्रासदियाँ जो हो रही हैं आजकल मैक्सिमम, उसका एक कारण डिफॉरेस्टेशन भी है। ठीक है ना, अब ये जैसे सूखा हो गया या बाढ़ की स्थितियाँ अगर बन रही हैं, अगर आती हैं, तो वो निश्चित रूप से वन्य जीवों को क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे। आगे आइए। विकास कार्यों के अंतर्गत वनों की कटाई से जैव विविधता में कमी आएगी तथा साथ ही पारिस्थितिक तंत्र पर भी क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी थी उसमें भी क्या आ रही है? कमी आ रही है। पारिस्थितिक तंत्र में भी क्या पड़ रहा है? प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है ना, क्लियर? आगे आते हैं। नेक्स्ट, तराई क्षेत्रों में वनों के विकास के कारण वन्य जीव के आवास में कमी के कारण आए दिन मानव पशुओं का संघर्ष देखने को क्या हो रहा है? मिल रहा है या दृष्टिगत। ठीक है ना, उपयुक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि तराई क्षेत्र में वन एवं वन्य जीव तथा जैव विविधता की दृष्टि से क्या है? महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्रों में मानव गतिविधियों के हस्तक्षेप के कारण वन्य जीव, जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र में नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ठीक है ना, मेन रीजन्स आप लोग जानते हो। ठीक है ना, क्लियर? कि अगर वन कटते हैं निश्चित रूप से, ठीक, निश्चित रूप से वन्य जीव जो रह रहे हैं, ठीक है ना, उनके आवास, प्राकृतिक आवास में कमी आएगी। दूसरा क्या? भोजन में कमी आएगी। तीसरा क्या? ये दोनों की कमी से उनके जीवन काल पे भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक, जैव विविधता की कमी आएगी। ठीक है ना, जैव विविधता की कमी आएगी। आए दिन त्रासदियाँ आ सकती हैं, डिजास्टर्स आ सकते हैं भाई, डिफॉरेस्टेशन से ये भी एक वो है। ठीक है ना, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं पारिस्थितिकी तंत्र पर भी निगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। आप जानते हैं कि जैसे इकोसिस्टम में आपने पढ़ा है कि हर तंत्र दूसरे तंत्र पर क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है ना, हमारे इस तंत्र के कारण ही हमारा फूड चेन चल रहा है, फूड वेब चल रहा है। पढ़ा होगा ना, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। ठीक है ना, उसी से एक स्टेबल पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो रहा है? विकसित हो रहा है। कहीं ना कहीं अगर ये वो होगा, ठीक है ना, तो आपने पढ़ा होगा एक और रूल, लिंडेमैन्स 10% लॉ। ठीक है ना, 10% ऊर्जा स्थानांतरण। ठीक है ना, क्लियर? ट्रांसफर हो रही है। तो कहीं ना कहीं भाई हर चीज एक दूसरे पर क्या है? निर्भर है। आप कहीं भी अगर जैसे आप कोई घर में रह रहे हो या ये रह रहे हो, अचानक से आपके कमरे में फेर बदल कर दिया जाए, ठीक, तो आपकी पढ़ाई जो है कुछ दिन तक तो प्रभावित चलेगी कि नहीं चलेगी? बाद में भले सुचारू रूप से धीरे धीरे आ जाए पटरी पर, ठीक, लेकिन चूंकि ये उनके आवास पर है, ठीक है ना, खाद्य पदार्थों में भी कमी आएगी, अन्य चीज़ों में भी कमी आएगी, तो जाहिर सी बात है दीर्घकालिक प्रभाव उन पर देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, चलिए आगे आइए। अब यह उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रमुख नदी अपवाह तंत्रों को चिन्हित करते हुए उनकी उपयोगिता पर क्या करिए? विचार करिए। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रमुख नदी अपवाह तंत्रों को चिन्हित करते हुए उनकी उपयोगिता पर विचार कीजिए। भाई जाहिर सी बात है, इसमें आपको क्या करना है? आप क्या कर सकते हैं बताइए? प्रमुख नदी तंत्र कौन है उत्तर प्रदेश में? गंगा, यमुना नदी। उपयोगिता क्या हो सकती है भाई? नहर तंत्र विकसित, जिससे सिंचाई के साधन विकसित हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, जल विद्युत, दूसरा हो गया उपयोगिता। तीसरा उद्योग धंधे, ठीक है ना, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सब पहलू आप क्या कर लेंगे? गिनवा देंगे। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिएगा।
ठीक है ना। हम लोग सब जान रहे हैं कि क्या आंसर इसमें लिखा जा सकता है। चलिए आगे आइए। देखिए ये पूरा तंत्र है क्या क्या है। अब ये सब देखिए जल उद्योगों का पर्याप्त विकास, इसको दिखा दे रहे हैं एक बार चार्ट कि क्या है इसी में कि कौन कौन नदियां हैं। उपयोगिता में देख लीजिए विभिन्न फसलों की सिंचाई, फिर आपका जल मार्ग, फिर आपका क्या जा रहा है पौधे, मछली पालन, और फिर उसके बाद हमारा क्या है नहरों का विकास, और फिर जल उद्योग। बस मैक्सिमम आप कार्य गिनवा सकते हो। उपयोगिता है तो बहुत लिख सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए पेयजल परियोजनाएं, ठीक है ना। पेयजल परियोजनाएं हम लोग पढ़े, गोकुल बैराज, फिर आगरा बैराज, लवकुश बैराज, ठीक है ना। दुनिया भर के हथनीकुंड बैराज, ठीक, ये सब तो है, ठीक। चलिए सब ये आप लोग गिनवा देंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, उत्तर प्रदेश में वन संसाधन की आवश्यकता को बताते हुए इससे होने वाले लाभों पर क्या कीजिए चर्चा, ठीक है ना। वन संसाधन की आवश्यकता बताते हुए इससे होने वाले लाभों पर चर्चा कीजिए। भाई वन के क्या क्या लाभ है। वन से लकड़ी प्राप्त होती है, ईंधन प्राप्त होता है, ठीक है ना। दूसरा खाद्य सुरक्षा, औषधि संसाधन, ठीक, क्लियर। कई है, ठीक है ना। जल कटाव सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, वन्य जीव सुरक्षा, ठीक है ना। तो कई सुरक्षाएं आप पढ़ते पढ़ते इतने पारंगत हो चुके हैं कि बस आप लोगों को मेंस लिखना बाकी रह गया है बस, ठीक है ना, क्लियर। तो एक बार फिर भी देख लीजिए कि क्या क्या हो सकता है। आर्थिक विकास में वन एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इसमें क्या है कास्ट, हमने बताया कास्ट का उपयोग हो रहा है ईंधन के रूप में। हम लोग करेंगे कि नहीं। आजकल ईंधन वाले प्लांट भी आ गए हैं, जैसे जट्रोफा हो गया, करंज हो गया, ठीक है ना, क्लियर। फिर उसके बाद भाई हमने कल आपको पढ़ाया था सॉयल लेयर। तो सॉयल का ऊपरी लेयर जो है वो लेयर वो वन क्षेत्र में ही ज्यादा पाया जा रहा है, ठीक है ना। जो उपजाऊपन को क्या करते हैं भाई, जीवाश्म ज्यादा है वहाँ, ठीक। आगे आइए, उसके बाद आइए ईंधन, फिर चाय, फल, चारा, फल फूल, ठीक, जड़ी बूटियाँ, मसाले, गोंद, रेजिन्स, रेशे इत्यादि पाए जाते हैं, ठीक है ना। साथ ही वनों के प्राकृतिक संतुलन में भी योगदान होता है, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद मानव समाज की आजीविका, खाद्य सुरक्षा, मेन चीज देख लीजिए। खाद्य सुरक्षा, मानव जीवन में आजीविका, खाद्य सुरक्षा, ठीक है ना। फिर मृदा अपरदन को रोकना, ठीक है ना, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना, फिर वन प्रदूषण एवं पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए, ठीक है ना। प्रदूषण और पर्यावरण को स्वच्छ, प्रदूषण हटाने और स्वच्छ रखने के लिए। आगे आ जाइए। वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या, बढ़ता औद्योगिकरण, अवसंरचना के विकास में वनों के तीव्र दोहन किया है, ये तो कारण हो गए हैं, ठीक है ना। अब लाभ में देख लीजिए, सब तो दिया आर्थिक लाभ, फिर क्या दिया है आवास, गृह के लाभ, औषधीय लाभ, रोजगार के सृजन, जीव जंतुओं का संरक्षण, पर्यटन, एक चीज हम लोग भूल रहे थे, पर्यटन भी, ठीक है ना। अब देखिए इको टूरिज्म, ठीक है ना। दूसरा आपने पढ़ा कि तराई क्षेत्र है वहाँ क्या कहते हैं, लखीमपुर खीरी में आपका दूधवन नेशनल पार्क है, ठीक है ना। टाइगर प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है, ठीक है ना, क्लियर। पर्यटन की अनुकूल दशाएं बन रही हैं, ठीक है ना, पर्यटन की अनुकूल दशाएं बन रही हैं। तो मतलब आप ये चीज़ें लिख सकते हो। फिर पर्यावरणीय लाभ, जो भी पर्यावरणीय लाभ हो रहे हैं, ठीक। चलिए आगे आइए, आगे देख लेते हैं। ये चैप्टर हम लोगों का क्या हुआ, खत्म हुआ, ठीक है ना, क्लियर। अब इसको PDF आपके पास उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसे पढ़िए और फिर उसके बाद ठीक आगे बढ़िए। थोड़ा सा पर्यावरण के मुद्दे, प्रदूषण नियंत्रण परिषद और उनके कार्य, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक। इसमें मेनली क्या है,
कि आप पर्यावरण जान रहे हैं, प्रदूषण भी जान रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं। नई बात जो आप लोगों के लिए है कि जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से पूछा जाता है उनको हम लोग समझें, जाने कि हमको एक्चुअल में इस चैप्टर में क्या समझ होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है, ठीक है ना, जिनमें हमें समझ विकसित करें। ठीक, पर्यावरण हम लोग बहुत चिरपरिचित मुद्दा है, प्रदूषण भी चिरपरिचित मुद्दा है, लेकिन हमको पर्यावरण के मुद्दों में, ठीक है ना, सुरक्षा देखनी है। और सुरक्षा के लिए हम लोग क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। और इस नियंत्रण के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं, उपाय बनाए गए हैं, ठीक है ना, उन कुछ अधिनियम बनाए गए हैं, उन्हीं के बारे में हमको क्या करना है, दृष्टिगत होना है इस चैप्टर में, ठीक है ना। क्लियर? चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, बड़ा छोटा है, ठीक है ना, बस हम लोग उसको देख लेते हैं। दिया है पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण के बारे में आप लोग ये सब जानते हैं कि ऑक्सीजन उपस्थित होता है, ये होता है, संकट में बादल गहर आ रहे, पर्यावरण प्रदूषण, ये सब एक बार आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। मेन मुद्दा आ जाते हैं पर्यावरण प्रदूषण। प्रदूषण जो है वायु, भूमि, जल, ठीक, मृदा के भौतिक, रासायनिक, जैविक अभिलक्षणों का एक अवांछनीय परिवर्तन है। अवांछनीय परिवर्तन उत्पन्न करने वाले कारक को हम लोग क्या कहते हैं, प्रदूषक कहते हैं, ठीक है ना, या पॉल्यूटेंट कहते हैं। ठीक, पर्यावरण के प्रदूषण को नियंत्रित और इनकी संरक्षा और हमारे पर्यावरण की गुणवत्ता सुधारने द्वारा भारत द्वारा पर्यावरण संरक्षा अधिनियम 1986 1986 क्या किया गया, पारित किया गया, ठीक है ना। अब दिया है पर्यावरण के मुद्दे, ठीक है ना। पर्यावरण में क्या क्या मुद्दे हैं, इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। दिया हुआ है पहला क्या, संसाधन के अनुचित उपयोग और अनुचित अनुरक्षण द्वारा निम्नीकरण, ठीक है ना, ये। दूसरा क्या है कि वनों उन्मूलन, जान रहे हैं कि वन उन्मूलन ज़्यादा हो रहा है। वायु प्रदूषण एवं इसका नियंत्रण, जल प्रदूषण नियंत्रण, ठोस अपशिष्ट, ठीक, उसके बाद कृषि रसायन और उसके प्रभाव, रेडियो सक्रिय अपशिष्ट, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं, अपशिष्ट हैं, ठीक, ग्रीन हाउस प्रभाव और उसमें जो विश्वव्यापी उष्णता है, उष्णता का मतलब क्या, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना। विश्वव्यापी उष्णता का मतलब क्या, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना। और दिया है समताप मंडल में ओजोन अवक्षय, ठीक है ना, यानी ओजोन डिप्लीशन इन कहाँ, स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल, ठीक है ना। तो मतलब ये पर्यावरण के मुद्दे हैं जो आज वर्तमान में चर्चा का विषय है, ठीक है ना। एयर, अब इनमें देखना है वायु प्रदूषण और उसका नियंत्रण, यानी जितने ये मुद्दे हैं उसी से रिलेट करके हम सबको पढ़ेंगे, ठीक है ना, यही इसमें है। दिया हुआ है वायु प्रदूषण, आप जान रहे हो, इसे आप पढ़ सकते हैं कि भाई कहाँ कहाँ से आते हैं। पहला उद्योगों से, वाहनों से, ताप विद्युत गृहों, ठीक है ना, ईंटे भट्टों से, ठीक है ना। एयर, इसके द्वारा उत्सर्जित विषाक्त गैस मानव सहित समस्त जंतुओं, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों को प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है ना। गंभीर समस्या है। WHO की रिपोर्ट ने उत्तर प्रदेश के कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, गाजियाबाद, प्रयागराज, फिरोजाबाद, ठीक है ना, ये प्रदूषित शहरों में शामिल किया है WHO, ठीक। और दिया हुआ है हवा में बढ़ते धूल के कण के साथ कचरा जलाना, ठीक है ना। जो हवा में धूल के कण हैं, ठीक, उनके साथ क्या, कचरा जलाना, पराली जलाना, मतलब पराली क्या, जो हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, ठीक है ना। इनके अलावा भारी डीजल की खपत से उत्तर प्रदेश वायु प्रदूषण में वृद्धि हुई है। तो मतलब ये पॉइंट्स आप लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे पॉइंट बना लीजिए कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है ना। कचरा जला रहे हैं, पराली जला रहे हैं, ठीक है ना। उद्योग जो हमारा डीजल खपत हो रहा है उससे भी तो प्रदूषण, वायु प्रदूषण फैल रहा है, ठीक है ना। तो वो आप मेंशन कर सकते हो। फिर आगे आओ, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क उत्तर प्रदेश के केवल 7 शहरों में। देखिए ये एक नेटवर्क विकसित किया गया है, क्या नाम है इसका,
राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क, इसका नाम जरूर आप लेंगे आंसर में, ठीक है ना, क्लियर। और ये उत्तर प्रदेश के 7 शहरों में एक प्रणाली है जो विकसित है और राज्य की 90% आबादी पर कोई निगरानी नहीं है, केवल 7 शहरों में ही क्या है ये विकसित है, ठीक है ना। कहाँ विकसित हो सकते हैं? जहाँ वायु प्रदूषण की उच्चतम सांद्रता पाई जा रही है, यानी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा पाई जा रही है, जहाँ आवृत्ति ज़्यादा पाई जा रही है, उन जगहों पे ये निगरानी तंत्र क्या कर दिया गया, निगरानी नेटवर्क विकसित कर दिया गया, ठीक है ना। फिर भी अभी देखा जाए तो 90% जगह क्या है बाकी है। उत्तर प्रदेश में वायु प्रदूषण और नियंत्रण अधिनियम 1981 लागू है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है ना। मेंस में भी आप डालेंगे इस अधिनियम को। क्या अधिनियम है? वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, ठीक है ना, क्लियर। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए यूरो मानक लागू किया गया है। ये उपाय दिए गए हैं, ठीक है ना, क्या यूरो मानक, ठीक। 1 अप्रैल 2020 से देश में 4 पहिया, 3 पहिया, 2 पहिया के लिए BS6 का मतलब होता है क्या स्टैंडर्ड, ठीक है ना, क्लियर। एक है उनका मानक है 6 BS6, उसी को भारत स्टेज 6 जो है उसको हम लोगों ने क्या किया है, लागू किया है, ठीक। आगे आइए, अब है जल प्रदूषण और इसका नियंत्रण, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, BS4 के बाद डायरेक्ट BS6 लाए हैं, ये BS5 वो नहीं लाए, ठीक है ना। ये भी एक वो है, खैर उसको लिखना बहुत आवश्यक नहीं है, ठीक है ना, क्लियर। ये चीज आगे है जल प्रदूषण एवं इसका नियंत्रण। तो मतलब वायु प्रदूषण में आपने क्या समझा, एक मोटा खाका समझ लीजिए, ठीक। फिर से क्या क्या कहाँ से हमारी गंदगियां आ रही है, मतलब वायु प्रदूषण वो हो रहा है उद्योगों से, वाहनों से, तापीय गृहों, ईंटे भट्टों से, ये मेन फैक्टर्स हैं जहाँ जहाँ से आ रहे हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है, इसमें WHO ने बताया कि भाई इनमें ये वायु प्रदूषित शहर है, कौन, जिसमें कानपुर, गाजियाबाद, ये सब आ रहे हैं, ठीक है ना। इसके में कारण क्या है बढ़ने के? पहला क्या भाई, कचरा जलाना, पराली जलाना, और इसके अलावा डीजल की खपत जो हमारे वाहनों से हो रही है वो बढ़ा रहा है। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि एक निगरानी नेटवर्क स्थापित किया, राष्ट्रीय वायु प्रदूषण या वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क, ठीक है ना। इसमें 7 शहरों में ही केवल ये क्या किया गया है, सिस्टम लागू किया गया है। 90% उत्तर प्रदेश अभी भी बाकी है, ठीक है ना। फिर प्रयास किए गए क्या कि एक अधिनियम भी लागू है उत्तर प्रदेश में, कि वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, और उसके बाद क्या किए गए हैं कि नियंत्रित करने के लिए यूरो मानक लागू किए गए हैं, जिससे 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया में BS6 लागू किया गया है। मतलब ये सब पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हैं मोटे तौर, ठीक है ना, क्लियर। इतना लिख देंगे, दैट पर्टिकुलर इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है ना। अब आगे आते हैं। अब दिया है हमारा क्या, जल प्रदूषण और इसका नियंत्रण। इसमें ये दिया है कि जब वाहित मल, विषैले रसायन, गाद आदि हानिकारक पदार्थ जल में मिल जाते हैं तो जल प्रदूषित हो जाता है, जाहिर सी बात है, ठीक है ना, क्लियर। जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थों को जल प्रदूषक कहते हैं। क्या क्या है इसमें ये जान लीजिए। मानव स्वास्थ्य के लिए मरकरी, कैडमियम, मरकरी आप जान रहे हैं, ठीक है ना। मरकरी प्रदूषण के लिए एक शहर जाना जाता है विश्वव्यापी, कौन सा शहर है? मरकरी प्रदूषण से, मरकरी प्रदूषण एक डिजीज है, कौन सी डिजीज रिलेट करती है मरकरी प्रदूषण से? मिनीमाटा, मिनीमाटा सुने हैं? मिनीमाटा, मिनीमाटा डिजीज जो है ये रिलेटेड करता है जापान के एक शहर मिनीमाटा से, ठीक है ना। उस शहर का ही नाम है, वहाँ मरकरी प्रदूषण फैल गया, ठीक है ना, मरकरी प्रदूषण, तो उसी का नाम है मिनीमाटा, मिनीमाटा डिजीज ही हो गया, ठीक है ना, क्लियर। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक, क्लियर। तो वो मरकरी से है। फिर कैडमियम है, लेड है, लेड अभी जान ही रहे हैं कि लेड काफी खतरनाक है, ठीक। इसके अलावा आर्सेनिक, आर्सेनिक जान रहे हैं कि आर्सेनिक, इसको हम लोग संख्या प्रदूषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या प्रदूषण भी कहते हैं। ये हमारे भारत में सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना, जिसके लिए
एक चावल की वैरायटी भी हम लोग पढ़ रहे थे कृषि में, मातोश्री, ठीक है ना, मातोश्री NBRI प्लस वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के उससे, ठीक है ना, क्या की गई थी, डेवलप की गई थी मातोश्री, ठीक है ना। तो मातोश्री क्या थी, आर्सेनिक रेजिस्टेंस वैरायटी, ठीक है ना, आर्सेनिक रेजिस्टेंस वैरायटी वाला चावल था। आगे आइए, कोबाल्ट हो गया, ठीक है ना, कोबाल्ट, फिर मैग्नीज, आयरन, क्रोमियम जैसी भारी धातुओं के कण को क्या किया गया है, हानिकारक माना गया है। जहरीली धातुओं की उच्च सांद्रता वाले कचरे सभी जलीय जीवों के लिए विषैले होते हैं। साथ ही विषाक्त जल मानव के स्वास्थ्य के साथ पशु पक्षियों और कृषि उपज के लिए भी क्या है, हानिकारक है। मतलब आप गिनवा दोगे क्या कि ये जितने भारी धातुओं के कण, तो भारी धातुओं के कण में गिनवा दोगे आप, ठीक है ना। उससे रिलेटेड रोगों भी अगर पता हो तो आप क्या कर सकते हो, उनको मेंशन कर सकते हो, ठीक है ना, क्लियर। जैसे एक डिजीज है इटाई किससे होता है, आप हमें भी शायद कंफ्यूज कर रहा है, कैडमियम से है क्या, इटाई एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना, वो किससे हो रही है, कैडमियम से हो रही है, ठीक है ना। मरकरी का हम लोग पढ़ी लीजिए, मिनिमाटा डिसऑर्डर है, ठीक है ना। तो मतलब संबंधित रोग भी अगर हम लोग लिख लेते हैं, जैसे हम लोग बताएं भारी धातुओं से जल विषाक्तता हो रही है, ठीक है ना, तो कौन विषाक्तता हो रही है या कौन सी डिजीज उससे रिलेटेड है, वो अगर लिख देते हैं तो अच्छा प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, क्लियर। ये चीज़ है। फिर दिया हुआ है जहरीली धातु, वही चीज़ है। फिर दिया है उत्तर प्रदेश के अधिकतर भाग जल प्रदूषण की समस्या से क्या है, ग्रसित है। प्रदेश के कुछ क्षेत्रों के जल में आर्सेनिक की अधिकता पाई गई है, ठीक है ना, और साथ ही कुछ स्थानों पर यूरेनियम के कण पाए गए हैं जो मानव के लिए क्या है, नुकसानदेह, ठीक है ना, क्लियर। यूरेनियम के कण भी कहाँ पाए गए, ठीक है ना, जो किसके लिए, स्वास्थ्य के लिए नुकसान है। तो मतलब मेन उत्तर प्रदेश के भी संदर्भ में लिख दीजिएगा कि क्या मेनली है, आर्सेनिक है, यूरेनियम है, ये सब की अधिकता पाई जा रही है, ठीक। आगे आते हैं, औद्योगिक इकाइयों से आइए। औद्योगिक इकाइयों पे हमारा क्या है कि हानिकारक रसायन जो उद्योग से निकल रहे हैं, ठीक है ना, नालों में प्रवाहित होते हैं, ठीक है ना, सीवेज जिसको कहा जाता है, ठीक। तेल परिष्करण शालाएं, जैसे ऑयल रिफाइनरीज, आपने देखा होगा कि हालांकि ऑयल रिफाइनरीज से अभी तक हमको जो देखा गया है वो प्रदूषण का एक मुद्दा देखा गया है, कहाँ, मथुरा रिफाइनरी से, कि मथुरा रिफाइनरी से निकलने वाला धुआं जो था वो ताज के संगमरमर को क्या कर दे रहा था, प्रभावित कर दे रहा था। देयर वाज क्या, सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन, वो सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन था, वायु प्रदूषण था। लेकिन यहाँ हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, जल प्रदूषण की बात कर रहे हैं। तो यहाँ क्या, इंडस्ट्रियल सीवेज जो निकल रहा है, ठीक है ना, क्लियर, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो तेल परिष्करण शालाएं, कागज फैक्ट्रियाँ, उससे भी वेस्ट निकलेंगे। फिर उसके बाद चीनी मिलों के वाहित जल से आर्सेनिक, लेड, फ्लोराइड जैसे विषाक्त पदार्थ निकलते हैं। फ्लोराइड जान ही रहे हैं कि आपके दांतों के लिए क्या है, बहुत, ठीक है ना, मतलब उससे फ्लोरोसिस हो जाता है, फ्लोरोसिस, ठीक है ना, क्लियर। ये चीज़ें हैं जो नदी जल को दूषित करते हैं, जिनके उपयोग से पशुओं और पौधों में अविषता उत्पन्न हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। तो मतलब इनके नाम लिखिएगा किसमें, औद्योगिक वाहित जल में जो प्रदूषण आ रहे हैं, कौन कौन से, एक आर्सेनिक आ रहा है, एक हमारा लेड आ रहा है, फ्लोराइड आ रहा है, ये मेनली, तो मेन जो आ रहे हैं उनके नाम तो लिखेंगे। अच्छा, वायु प्रदूषण वाले में उसको शामिल कर लीजिएगा, जो हमने बताया सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन जो है वो किसमें क्या कर रहे हैं, हाँ, ऑयल रिफाइनरी जो मथुरा का है उससे निकलने वाला जो धुआं है वो किस पे, ताजमहल के संगमरमर को क्या कर रहा था, प्रभावित कर रहा था। मतलब उस पर ऊपर ब्लैक डस्ट लग जा रही है,
ठीक है ना। और जान रहे हैं कि हमारे हाँ डस्ट हो जा रहा था, डस्ट पार्टिकल्स नहीं होते हैं स्मोक में जो चिपक जाते हैं, ठीक है ना। क्लियर, डस्ट का मतलब क्या, धूल, ठीक है ना। तो स्मोक में धूल भी होती है। आप देखो चिमनियों से जो चीज़ निकलती है, कहीं आप देखे होंगे कि हम लोग चूल्हे पे अगर बना रहे हैं खाना और ऊपर मान लीजिए कुछ लिंटर है, मतलब रूफ है, तो उस पर आप देखते होंगे कि ब्लैक डस्ट क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है ना। क्लियर, सेम वही प्रकृति वहाँ की चिमनियों से जो निकल रहा था, क्योंकि ऑयल रिफाइनरी से निकल रहा है, तो वो मथुरा आगरा अगल बगल है, तो ताजमहल के उस पर जो संगमरमर है उस पर वो डस्ट क्या हो जा रहे थे, चिपक जा रहे थे, और कहीं ना कहीं उसके रंग को क्या कर रहे थे, प्रभावित कर रहे थे, ठीक है ना। तो उस पर भी रोक लगाई गई उस दिन तक मथुरा रिफाइनरी को, इसके लिए, ठीक है ना, मतलब रेस्ट्रिक्ट किया गया था। तो ओवरऑल ये भी एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा क्या है कि वायु प्रदूषण में ये भी आप लिख सकते हो कि सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन से एक चीज़ और है, क्या जो भी आप मुद्दे जानते हो वायु प्रदूषण से, वो सब मेंशन किया जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये यूपी के संदर्भ में ही है, ठीक है ना। हर जगह ये चीज़ें हैं, ये यूपी के संदर्भ में भी होगा, ठीक है ना। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन से क्या होता है कि लाइकेंस का नाम सुना है, लाइकेन जो होते हैं, लाइकेन वो शैवालों और कवकों के बीच की कड़ी है, दैट पर्टिकुलर इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, ठीक है ना, दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। ये क्या होते हैं कि जिन जगहों पर सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन फैला रहता है, उन जगहों पे इनका प्रोडक्शन रुक जाता है, ठीक है ना, इनका प्रोडक्शन रुक जाता है। इसी वजह से आईएएस ने पूछा भी था कि सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना, किसके इंडिकेटर होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन के कौन इंडिकेटर होते हैं, तो कौन, लाइकेंस आर द इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन। काहे, क्योंकि जिन जगहों पे ये पोल्यूशन फैला रहेगा उन जगहों पे उनकी ग्रोथ क्या होगी, रुक जाएगी, ठीक है ना, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। ये आप लिख सकते हो। इसी से रिलेट अगर बचाने के मुद्दे पे थोड़ा सा अन्य चीज़ों पे आ जाओ, आप उस पर भी लिख सकते हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से निकल रहा है, गाड़ी वाहनों के धुओं से, ठीक है ना। वो भी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से 200 गुना क्या है, जहरीली है, ठीक है ना, 200 टाइम्स मोर पॉइजनस देन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। क्लियर, तो मतलब ये इफेक्ट्स अगर आप लिखते हो तो निश्चित रूप से उसमें भी भाई आप इफेक्ट ही तो डालना है। कोई जरूरी नहीं है कि हम भाई यूपी का क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम उसके इफेक्ट न डालें, ठीक है ना। यूपी के संदर्भ में भी ये बात उतनी ही सच्ची है। आगे आइए, फिर हम लोग आ जाते हैं किस पे, उद्योग धंधे हो गए हमारे ये, हाँ, विषाक्त पदार्थ नदियों में प्रवाहित होता है, जिसके कारण प्रदेश की गंगा, यमुना, गोमती नदियाँ क्या हो रही हैं, प्रदूषित हो गई। उन्हें प्रदूषण से मुक्त करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएं क्या हो रही हैं, चलाई जा रही है, ठीक है ना। जैसे हमारा क्या है, गंगा एक्शन प्लान, गंगा कार्य योजना, ठीक है ना, गंगा एक्शन प्लान। ये क्या है कि गंगा के प्रदूषण को कम करने, उसे स्नान योग्य बनाने के लिए 1985 में, ठीक है ना, कब 1985, ये कई बार प्रीलिम्स में पूछा गया है मैच करने को। टाइमलाइन वाले क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, अधिनियम वाले, योजनाओं वाले, ठीक है ना। तो इन्हें याद रखिएगा कि गंगा एक्शन प्लान कब का है, 1985 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का 100% केंद्रीय योगदान से गंगा कार्य योजना शुरू की गई, गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया। प्रथम चरण में इसे 5 नगरों जैसे फर्रुखाबाद, फतेहगढ़, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और मिर्जापुर को शामिल किया गया। इस चरण में इन नगरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लान, सीवेज यानी वाहित मल जो भी है, ठीक है ना, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट से निकल रहे हैं या कहीं से भी वो वाहित वो हो गए, ठीक, उनमें ट्रीटमेंट प्लांट लगाना कि उसको स्वच्छ बनाना। आगे सवदाह गृह, ठीक है ना, क्लियर, पंप स्टेशंस आदि क्या किए गए, बनाए गए, ठीक है ना, क्लियर। सवदाह गृह इस वजह से बनाए गए क्योंकि
भाई आजकल क्या है, कुछ भी है नदी के किनारे ही शव को क्या करते रहे हैं, दाह करते रहे हैं, ठीक है ना। और उससे क्या है कि उससे कहीं ना कहीं जो राख है वो नदियों में क्या हो रही है, मिल रही है, और कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, प्रदूषण तो फैल रहा है, ठीक है ना। भले आपकी धार्मिक आस्था सही है, हर चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं आप पर्यावरण के साथ क्या कर रहे हैं, थोड़ा तो हानि पहुंचा ही रहे हैं उसमें। तो इस वजह से क्या कर दिए गए, ऐसे गृह बनाए गए, ऐसी योजना चली कि ऐसे गृह बनाए गए जो कि इन कार्यों को संपादित करें और लोग वहाँ जाने से क्या करें, बचें, ठीक है ना। आगे दिया हुआ है 1993 में गंगा और उसकी सहायक नदियों के तट पर स्थित कुल 23 नगरों, ठीक है ना, प्रथम चरण में 5 नगरों सहित में गंगा कार्य योजना का द्वितीय चरण हुआ। इसके अंतर्गत यमुना व गोमती को सम्मिलित करके ठीक 3 घटक बना दिए गए, गंगा कार्य योजना, यमुना कार्य योजना और गोमती कार्य योजना। तो ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है 93। यमुना एक्शन प्लान, गोमती एक्शन प्लान, ठीक है ना, क्लियर। यमुना एक्शन प्लान कब आया, 93। गोमती एक्शन प्लान कब आया, 93। गंगा एक्शन प्लान कब आया, 85। ये तीनों प्रश्न आते हैं, गोमती नहीं आता है, कम आता है, लेकिन आने वाले समय में आ ही जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों आए हुए हैं, गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान, ठीक है ना। आपको घटना चित्र की किताबों में मिल जाएगा प्रीलिम्स वाले, ठीक है ना, क्लियर। तो गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान, फिर हमारा क्या, गोमती, ठीक। और ये किसने, गंगा एक्शन प्लान के द्वितीय चरण में चला, ठीक है ना, गोमती और यमुना को ऐड ऑन कर दिया, ठीक। आगे दिया हुआ है गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण, ठीक है ना, क्लियर। इसमें गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण जो है, ठीक, उसके संरक्षण और प्रदूषण के प्रभावी रोकथाम के उपाय और गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के फैसले व निर्देशों के कार्यान्वयन हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता, अध्यक्ष कौन होगा, मुख्यमंत्री, ठीक है ना, में नवंबर 2009 में उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रीलिम्स के लिए। आपका मेंस भी तैयार हो रहा है, साइमल्टेनियसली प्री भी तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी नोट कीजिएगा, क्या 2009 में क्या हुआ, हमारा उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, अब दिया है नमामि गंगे प्रोजेक्ट, ठीक है ना, नमामि गंगे प्लान यानी नमामि गंगे योजना। इस योजना को जून 2014 में केंद्र सरकार ने फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में अनुमोदित किया। एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है, जिसमें प्रदूषण संरक्षण के प्रभावी उन्मूलन और गंगा नदी गंगा के कायाकल्प से जुड़े उद्देश्यों को पूरा करने के लिए रुपए 20,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद यह किसके द्वारा संचालित है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। 20,000 करोड़ जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है ना। कब लाया गया, 2014 में, ठीक है ना। गंगा एक्शन प्लान कब लाया गया, 85 में। नमामि गंगे कब लाया गया, जून 2014 में। एकदम रटा होना चाहिए। गंगा संरक्षण राज्य गंगा संरक्षण प्राधिकरण कब लाया गया, 2009 में। गोमती एक्शन प्लान कब लाया गया, 93 में। यमुना एक्शन प्लान कब लाया गया, 93 में, ठीक है ना, क्लियर। ये सब एकदम याद हो, ठीक। इसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एवं इसकी समकक्ष राज्य संगठन जैसे राज्य कर कार्यक्रम प्रबंधन समूह SPMG द्वारा लागू किया गया, ठीक है ना, क्लियर। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन राष्ट्रीय गंगा काउंसिल के कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य करती है, जिसे 2016 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के स्थान पर स्थापित किया गया, ठीक है ना, क्लियर। ये ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन कब किया गया, 2016, ठीक है ना। ये भी याद रखिएगा, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन कब, 2016। अगर क्रम भी आप लिख देते हैं, ठीक है ना। देखिए, जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है, ठीक, अगर उनका कार्यकाल आपको पता है कब कब
क्या क्या कैसे, ठीक है ना, और उद्देश्य पता है, ठीक है ना, तो दैट वन इज मोर देन सफिशिएंट फॉर राइटिंग एनी आंसर रिगार्डिंग सच थिंग्स, ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे इसकी अध्यक्षता भी कौन करता है? प्रधानमंत्री, ठीक है ना, अध्यक्षता कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। अब आइए नमामि गंगे के प्रमुख स्तंभ हैं, क्या क्या स्तंभ हैं ये जान लीजिए, ये याद होना आवश्यक है, ठीक है ना। पहला क्या? सीवेज उपचार के बुनियादी ढांचे, सीवेज उपचार, ठीक है ना, यानी सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक। दूसरा क्या? नदी के सतह की सफाई, ठीक है ना, जो क्लीनलीनेस है, ठीक है ना, वो कहाँ के, यानी रिवर सरफेस जो होगा उसका। फिर वनीकरण, ठीक है ना। उसके बाद हमारा है जैव विविधता संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। औद्योगिक प्रवाह की क्या करना? निगरानी करना, ठीक। उसके बाद हमारा रिवर फ्रंट का क्या करना? विकास करना। रिवर फ्रंट्स भी जो है इसके एक पार्ट है, ठीक है ना। जैसे आपने उत्तर प्रदेश में देखा है कि गोमती रिवर फ्रंट, ठीक है ना, क्लियर। रिवर फ्रंट इसी वजह से बनाए जाते हैं कि एक टूरिज्म को का विकास भी किया जा सके। दूसरा क्या कि अगर रिवर फ्रंट होगा तो उसके किनारे आप देखे होंगे पूरा पेड़ों का समूह लगा दिया जाता है, सुंदरता उस जगह बढ़ाई जाती है, अन्य चीज़ें बढ़ाई जाती है, जिससे प्रदूषण और अन्य चीज़ें जो कचरा और ये सब लोग फेंकते हैं उस पर क्या किया जा सकता है, अपने क्षेत्र में रोक लगाया जा सकता है, ठीक है ना। आगे आते हैं, आगे दिया है जन जागरूकता, ठीक है ना, जन जागरूकता। और दूसरा क्या? अगला गंगा ग्राम। हम लोग गंगा ग्राम भी क्या करें? विकसित करें। मतलब गंगा ग्राम का मतलब क्या कि गंगा नदी के किनारे के ग्राम को क्या किया जाए? विकसित किया जाए, ठीक है ना। उसे एक मॉडल ग्राम के रूप में हम लोग वो करें, उसमें सुविधाएं ले आएँ, ऐसा ले आएँ कि उसके किनारे कोई भी प्रदूषण तंत्र स्थापित ना हो पाए, ठीक है ना, क्लियर। पेड़ पौधे ज़्यादा लगाएं, क्योंकि उस पेड़ पौधे लगाना भी इसमें एक वो है क्या? वनीकरण, ठीक। और वनीकरण अगर होगा तो ये तंत्र अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। कौन? जैव विविधता संरक्षण, ठीक है ना। तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, और इन सब में महत्वपूर्ण क्या है? जन जागरूकता, ठीक है ना, क्लियर। जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे तब तक गंगा क्या साफ हो पाएगी? नहीं, ठीक है ना, क्लियर। हाँ, अदरवाइज पता चला कोई भी चीज है स्वच्छ लोग देखते हैं, ठीक है ना, वो बस 5 दिन के लिए स्वच्छ रहता है, छठे दिन क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है, ठीक। चलिए आइए, उत्तर प्रदेश सरकार गंगा नदी को साफ करने के लिए केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी अभियान दूर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है। स्थानांतरित उद्योगों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। अब आइए यहाँ क्या कहा है? जलवायु गुणवत्ता का अनुश्रवण, ये है उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तहत जल व वायु, ठीक है ना, की गुणवत्ता के अनुश्रवण हेतु, ठीक है ना, लखनऊ में एक केंद्रीय प्रयोगशाला व 19 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं। अनुश्रवण यहाँ क्या करना, मतलब उसके रिगार्डिंग जो भी सुनवाई ये भी है, ठीक, उस पक्ष से रिलेट कर रहा है। तो यहाँ जलवायु नहीं है, ये जल और वायु है, ठीक है ना, क्लियर। जलवायु यानी क्लाइमेट हो गया, और जल और वायु अलग क्या? वाटर है, एयर, ठीक है ना, उसकी क्वालिटी पर निर्भर करता है, ठीक, क्लियर। आगे आइए, नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, ठीक, ये भी एक चलाया गया है प्रोग्राम। इसका पूर्व नाम क्या था? बीनार्स, ठीक है ना, बीनार्स था। इसके अंतर्गत विभिन्न नदियों के 58 चिन्हित स्थलों पर जल गुणवत्ता अनुश्रवण का कार्य 1 माह के में एक बार किया जाता था, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद है सीवेज शोधन संयंत्र, ठीक है ना, सीवेज शोधन संयंत्र ये भी है। उसके बाद हमारा है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, आप कह सकते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाला सिस्टम, उससे रिलेटेड। तो मतलब ओवरऑल ये क्या है? ये योजनाएं हैं जिन्हें आप क्या करेंगे? याद कर लेंगे, ठीक है ना। ये मोटी मोटा लिखना अंदर है, लिखा सब कोई जाता है, ठीक है ना, क्लियर। मेन हमको टॉपिक्स याद होने चाहिए, ठीक है ना। जो मैंने आपको तरीका बताया है क्या, वो चिट बनाने वाला, ठीक है ना, उसी के तहत काम कीजिए। क्या कि मेन पॉइंट्स,
ठीक, मतलब एक चैप्टर टोटल आप कोशिश ये कीजिए कि एक पन्ने में लिख डालें। एक चैप्टर के जितने आंसर हैं या जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं केवल एक पन्ने में क्या कर लें, समेट लें। हेडिंग्स आपको याद रहेगी, मुख्य कार्यक्रम याद रहेंगे, सन याद रहेंगे, सब आप लिख डालोगे। ठीक है ना, क्लियर, वही कारगर भी रहता है। ठीक है ना, अब बाकी लिखने का प्रयास करते रहेंगे। आगे नेक्स्ट दिया है सैनिटरी लैंडफिल्स में अपशिष्ट को संहनन यानी कॉम्पैक्शन के बाद गड्ढा या खाई में डाला जाता है और प्रतिदिन धूल, मिट्टी, डर्ट से ढक दिया जाता है, किंतु लैंडफिल्स अपशिष्ट संहनन का उपयुक्त उपाय नहीं है। लैंडफिल्स से रसायन भी रिसाव का खतरा रहता है, जिससे भौम जल संसाधन क्या हो जाते हैं, प्रदूषित हो जाते हैं। ठीक है ना, क्लियर। फिर दिया है यहाँ, मतलब ओवरऑल यहाँ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन दिया है। ठीक है ना, कि कैसे हम लोग इसका प्रबंधन करते हैं। ठीक है ना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें 3 वर्गीकरण किया गया है, इसको 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। एक जैव निम्नीकरण योग्य यानी हमारा बायोडिग्रेडेबल। ठीक, दूसरा क्या, पुनर्चक्रण योग्य, मतलब रिसाइकल हम लोग कर लें। ठीक, और फिर उसके बाद जैव निम्नीकरण अयोग्य। ठीक है ना, जो मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है ना, एक हमारा क्या हो गया, बायोडिग्रेडेबल वाले हो गए, एक हमारा क्या हो गया, नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गए, और एक हमारे क्या हो गया, साइक्लिक हो गए। ठीक है ना, रिसाइकल करने वाले, मतलब वहाँ रिसाइकल हम लोग कर लेते हैं। ठीक है ना, क्लियर। आगे यह महत्वपूर्ण है कि उत्पन्न सभी कचरों की छटाई की जाए। जिस कचरे का पुनर्चक्रण किया जा सकता है उसे अलग किया जाए। ठीक है ना, क्लियर। भाई छटाई कर दी जाए, कैसे कैसे जान लीजिए। जैसे दिया, अस्पताल से खतरनाक अपशिष्ट निकलते हैं। ठीक, इनके अपशिष्ट को सावधानी पूर्वक उपचार और अपशिष्ट की आवश्यकता है। ठीक, अस्पताल के अपशिष्ट के निपटान के लिए भस्मक, ठीक है ना, भस्मक यानी इंसिनेरेटर का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। ठीक है ना, क्लियर, मतलब जलाने वाला जिसको कहा जाए। ठीक, भस्मक मान समझ नहीं रहे होंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट यानी ई वेस्ट कहलाते हैं। विकसित देशों में ई अपशिष्ट के पुनर्चक्रण की सुविधाएं तो उपलब्ध हैं। ठीक, लेकिन भारत जैसे इन देशों में अपशिष्ट का निपटान हाथ से किया जाता है। ई अपशिष्ट के उपचार का एकमात्र हल क्या है, पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण का मतलब हम उनको रिसाइकल करते हैं। ठीक है ना, उनका मतलब फिर से उपयोग किया जा सके, इस हिसाब से हम उसको क्या कर लें, रिसाइकल कर लें, उस हिसाब से बना लें।